सिया गोयल, सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी और निकिता सिंघानिया। मुस्कान रस्तोगी वो जिसे ड्रम वाली के नाम से भी शायद आप जानते हो। तो आज हम यहाँ पे ना इन सभी के बारे में, इन सभी पर चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको गहराई से बताना चाहता हूँ। तो हम इन सभी पर जो सारे लोग हैं, हम हैं, वो सब ना बातें करते रहते हैं कि ये चीज़ें हो गई हैं। ये चीज़ें जब वायरल हो जाती हैं और जब ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आती है तो इस पे खूब सारी बातें होती हैं और लोग इस पे काफ़ी चर्चा करते हैं। अब लेकिन बाद में फिर ना सब भूल जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो अतुल सुभाष था, जो अतुल सुभाष थे, तो उसके बारे में क्या हो गया कि अब लोग उनके बारे में अब लोग भूल चुके हैं। उनके बारे में अब लोगों को याद भी नहीं है कि अतुल सुभाष कौन था, या मतलब भूल चुके हैं। अब उसके बारे में ना कोई सर्च करता है, उस केस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब भूल गए हैं। तो इन सब के होने के पीछे जो मानसिकता है ना, जो इन सब के पीछे होने का जो मेंटालिटी है, जो कारण है, तो उसी पर हम बात करेंगे कि इसके पीछे की जो मानसिकता है उसका उसका मतलब क्या रीज़न है, उसके क्या कारण हैं। और लोग ना उस मानसिकता पर, उस मेंटालिटी पर बात नहीं करते हैं। सिर्फ जब कुछ हो जाता है तब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जब कुछ न्यूज़ में आ जाता है तब उसके बारे में बात करते हैं। तो हम आज ना उसकी सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और किस तरह से इन चीज़ों से हम डील कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम अपने समाज से अलग कर सकते हैं और इनसे डील कर सकते हैं। तो देखो, जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों में क्यों साजिश होती है, इसके पीछे की जो इसके पीछे का मूल कारण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है, हम उस पर बात करेंगे। तो आजकल लोग ना यही इस पे बात कर रहे हैं कि ये कैसे कोई लड़की या कोई भी व्यक्ति कैसे उस इंसान की जान लेने की साजिश कर सकता है जिसे उसने ना खुद चुना था, या फिर जिससे उसकी शादी होने वाली थी। तो ये सिर्फ ना कोई एक अपराध नहीं है, बल्कि ये एक गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बीमारी का संकेत है। क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध हो गया तो ये अपराध डायरेक्टली नहीं हो गया। सबसे पहले ये जो अपराध की जो बीमारी है, ये सबसे पहले इस बीमारी ने कहाँ जन्म लिया था? इस बीमारी ने जन्म लिया था दिमाग के अंदर। यानी जिस इंसान ने अपराध किया है उसके दिमाग के अंदर इस अपराध ने जन्म लिया था। तो ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बीमारी है। कोई भी इंसान रातों रात हत्यारा नहीं बन जाता है, कोई भी इंसान रातों रात अपराधी नहीं बन जाता है। हर इंसान के जो हत्या करने के जो कारण होते हैं, वो हत्या करने से पहले ही उसके दिमाग में जन्म ले लेते हैं। उसके दिमाग में कई तरह की सोच और मनोवैज्ञानिक बदलाव होने लग जाते हैं, और उन सब के होने के बाद ही वो किसी की हत्या करने का डिसीज़न लेता है, किसी की डेथ करने का डिसीज़न किसी की लेता है। तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे ना एक मनोवैज्ञानिक तौर पर पहले किसी के इंसान के दिमाग में बदलाव होते हैं, उसके बाद ही वो चीज़ें करते हैं। अब जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं ना आपको बताऊंगा। तो मैं आपको इसका ना पहला भाग बता रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे मैं इसमें पहला जो भाग है, जो मतलब पहला भाग का जो पहला पॉइंट है, वो है डार्क ट्राइड पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है कि जो इंसान होता है ना, वो एक डार्क ट्राइड पर्सनालिटी का होता है, और ये जो पर्सनालिटी है वो मैकियावेलिज्म पे आधारित है। यानी ये मैकियावेलिज्म पर आधारित है ये मेंटालिटी। तो इसमें कुछ लोगों का जो दिमाग है ना, वो ऐसा हो जाता है जिसमें वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ हेर फेर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इसी का दूसरा पॉइंट है नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिज्म में जो व्यक्ति होता है, वो इस तरह का व्यक्ति होता है कि वो अत्यधिक आत्म केंद्रित होता है। यानी वो व्यक्ति जो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होता है। वो अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना, आत्ममुग्धता। तो व्यक्ति आत्ममुग्धता किस्म का व्यक्ति होता है। आपने ये बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा कि सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होता है। तो वो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने खुशी के बारे में ही सोचता है, सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होता है।
और उस व्यक्ति को लगता है कि सिर्फ उसकी ही खुशियाँ हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। चाहे उसके लिए किसी की जान चली जाए, चाहे उसके लिए किसी की डेथ हो जाए, लेकिन उसी की खुशी सबसे ऊपर होती है। ये व्यक्ति जो होते हैं ये नार्सिसिज्म किस्म के व्यक्ति होते हैं। इसी में तीसरा जो पॉइंट है, पहले पार्ट में ही तीसरा पॉइंट, कुछ लोग होते हैं साइकोपैथ। यानी जो साइकोपैथ लोग होते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें क्या व्यक्ति ना, इसमें इस तरह का व्यक्ति होता है कि अंदर से ना उस व्यक्ति के अंदर से सहानुभूति और जो पछतावे की जो भावना होती है ना, पछतावे की भावना, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, पूरी तरह से उस भावना का ख़त्म हो जाना हो जाता है। तो आप अगर केतन अग्रवाल का जो केस देखोगे ना, तो केतन अग्रवाल के केस में क्या है कि जब उस लड़की ने, जिसका नाम सिया है, उसने जब केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया था, तो धक्का देने के बाद वो सोशल मीडिया पे आकर क्या पोस्ट डालती है, एक भावुक पोस्ट डालती है कि आपने देखा होगा, अगर वो पोस्ट अगर नहीं देखा तो आप सर्च करके देख सकते हैं। वो पोस्ट डालती है और कहती है कि मतलब ये ऐसे हो गया और मैं तुम्हें कितना, मतलब मेरे को इंतज़ार था मैरिज का, शादी का, और ये सब ना तरह तरह की चीज़ें वो डालती हैं। तो सोशल मीडिया पे वो जब पोस्ट डाल रही है ना, तो ये चीज़ बताती है कि किसी की हत्या करने के बाद, किसी की डेथ को अंजाम देने के बाद भी इंसान एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने के बाद भी इंसान ना एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है कि अरे मेरे ऐसा हो गया, मेरे को बहुत दुख है। और तो ये चीज़ें ना दिखाती है कि जो इंसान है ना वो साइकोपैथ है, वो उसका जो व्यवहार है वो साइकोपैथ का व्यवहार है। तो जो इसमें इस लड़की का जो व्यवहार रहा था वो उसकी साइकोपैथ मेंटेलिटी को दर्शाता है कि वो साइकोपैथ थी लड़की। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको तो मैंने आपको पहले पार्ट के 3 पॉइंट्स बताए हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ना वो होती है संज्ञानात्मक विसंगति के कारण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर या कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपराधी अपने दिमाग में ना खुद को एक विलन नहीं मानता है। मतलब वो ये सोचता है कि मैं विलन नहीं हूँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या ये जो कुछ भी हो रहा है, वो ना ये सोचता है कि ये अपने मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए ना, वो ये नहीं सोचता कि मैं विलन हूँ या मैं गलत काम कर रहा हूँ। वो अपने गलत काम को भी ना जस्टिफाई करता है, अपने गलत काम को भी सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये काम तो हम ऐसे सही कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो सोचते हैं कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगी तो मेरा क्या होगा, या मेरे लवर का क्या होगा। ठीक है, या फिर मेरी आज़ादी छिन जाएगी, अगर मेरी इस लड़के से शादी होगी तो मेरी आज़ादी छिन जाएगी। तो इस तरह से वो अपने इस जघन्य अपराध को, इस जो रचते हैं साजिश, इसको ना वो जस्टिफाई करते हैं अपने दिमाग के अंदर ही कि अरे अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अरे अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये उनका साइकोपैथ की मेंटालिटी दिखाता है, दर्शाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आजकल क्या हो गया है कि जो ये वर्चुअल लाइफ यानी सोशल मीडिया की लाइफ आप देखते हो, जो भी है चीज़ें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पे एक तरह से ना क्या है, रील्स की दुनिया है। तो लोग इसको देख के ना लोगों के अंदर एक ऐसी भावना ने जन्म ले लिया है ताकि उनको तुरंत खुशी चाहिए। तुरंत खुशी का मतलब जिसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इंसान अब ज़्यादा सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, और उसे ये लगता है कि अब मेरी ही खुशी सबसे पहले है। और वो अपने माइंड में जो डोपामाइन हिट होता है उसको ना लगातार हिट करता रहना चाहता है और उसे जल्दी खुशी चाहिए होती है। उसी को कहते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो इसमें उसे ऐसा लगता है कि वो तुरंत खुशी पा ले, उसकी तुरंत खुशी पाने की चाह बढ़ जाती है। लेकिन जब असल ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ या शादीशुदा ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है उनकी इस लाइफ में आता है, तो वो इस काल्पनिक परफेक्ट लाइफ के ना आड़े आता है, तो उनको बहुत परेशानी होती है, उनको दिक्कत होती है। वो एकदम से एग्रेसिव और आक्रामक हो जाते हैं। उनको ये चीज़ें पचती नहीं है कि अरे हमें खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि जो रियल लाइफ है उसमें स्ट्रगल बहुत होता है। जो रियल लाइफ जीते हैं, जिन्होंने नौकरी करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो उन्हें पता है कि हाँ रियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। लेकिन जिन बच्चों को शुरू से काम करने में या फिर जिन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा होता, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता होती और फिर उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि उनको तुरंत खुशी चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले, चाहे माता पिता से मिले ज़िद करके मिले, चाहे दोस्तों से मिले,
चाहे किसी से भी मिले, और इस कारण से वो दूसरों का मर्डर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाग 2 की। पहला भाग मैंने आपको समझाया, अब भाग 2 की बात करते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो जो इन सब का जो मूल कारण है कि ये जो होती हैं, ये जो लड़कियां हैं या जो ये इस तरह के लोग इतने बड़े अपराध कैसे कर लेते हैं, हम इस पे बात करेंगे कि ये जो सारे लोग हैं इतने बड़े अपराध किन मतलब अपने आप को रोक नहीं पाते और ये कैसे कर लेते हैं, और जो ये लड़कियों ने अभी अपराध कर दिए हैं तो ये कैसे किए हैं। काफ़ी सारे आपने नाम सुने हैं, सिया गोयल हो गया, निकिता सिंघानिया हो गया, मुस्कान रस्तोगी हो गया। तो ये सारी लड़कियों ने कैसे ये सारे अपराध कर दिए। ठीक है, यदि हम गहराई में जाएंगे ना तो इन घटनाओं के पीछे मुख्य रूप से ना 5 बड़े कारण हैं। 5 बड़े कारण मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो पहला कारण है वो पहला कारण ये है कि जो अनचाहे रिश्ते हैं ना, जो अनचाहे थोपे गए रिश्ते हैं, अक्सर परिवार के दबाव में क्या होता है कि परिवार बच्चों पर कुछ रिश्ते डाल देता है और वो बच्चों को पसंद नहीं आते हैं। तो बच्चों को क्या लगने लग जाता है कि वो जो रिश्ते हैं ना वो अनचाहे हैं, हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहे, घर वालों ने थोप दिए हैं। तो अनचाहे और थोपे गए रिश्तों का जो असर है वो बच्चों पर पड़ता है, और समाज के डर से या आर्थिक सुरक्षा के लिए जो लड़कियां होती है वो ऐसे रिश्तों के लिए हाँ कह देती है परिवार वालों को। तो जिसमें ना उनकी मतलब अंदर से हामी नहीं होती है, बस ऊपर से वो हाँ कह देती है और अंदर ही अंदर वो घुटती रहती हैं, सोचती रहती है कि मेरे को तो शादी नहीं करनी थी इस लड़के से। ठीक है, लेकिन वो जब हाँ कह देती है तो उसमें क्या होता है कि जिसमें उनकी दिलचस्पी तो नहीं होती है, लेकिन वो ऊपरी तौर पर हाँ कह देती है, अंदर से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है और वो घर वालों के प्रेशर में आके हाँ कह देती है। ठीक है, और जब वो उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए कोई उनको सीधा रास्ता नहीं मिलता है, कोई डायरेक्ट सीधा वे नहीं मिलता है, तो फिर वो इनडायरेक्ट वे अपनाने लग जाती है। जैसे कोई भी साजिश रचना किसी चीज़ के लिए या किसी भी तरह की साजिश रचना, जैसा कि आप इस केस में भी देख रहे हो, तो उनको सीधा रास्ता तो वो ढूंढ नहीं पाती है, ताकि उनको लगता है कि समाज में बदनामी होगी अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया, अरे लोग थू करेंगे। तो उनको क्या लगता है कि फिर कोई नहीं रास्ता बचता, उनको लगता है कि जो क्राइम का रास्ता है ना वही सबसे आसान है और सबसे शॉर्टकट रास्ता वही है, और क्राइम आसानी से हम कर भी लेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो उनके माइंड में ऐसा चलने लग जाता है और उनको ये ना सेफ़ रास्ता लगने लग जाता है और उसको सबसे सेफेस्ट वे मान लेते हैं इस रिश्ते से निकलने का। ठीक है, इसी में जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा कारण है वो है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में तीसरे पर्सन का होना, तीसरे व्यक्ति का होना, यानी जो थर्ड पर्सन होता है ना उसका होना किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, इसका सबसे बड़ा ये दूसरा कारण है। जैसे कि अनैतिक संबंध हो गए। ठीक है, और इन सब में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं लालच और एक ग्रीड के कारण, कि इंसान शादी के बाद भी किसी तीसरे संबंध में बना रहता है, या मंगनी हो गई उसकी फिर भी उसका किसी थर्ड पर्सन से अफेयर चल रहा है। तो ये चीज़ें लालच के कारण होती हैं। ठीक है, ग्रीड के कारण होती है। और सगाई के बाद भी क्या होता है, वो पुराने रिश्ते में बने रहते हैं, शादी के बाद भी पुराने रिश्ते में बने रहते हैं, ताकि जो नया रिश्ता है ना उससे उसको प्रॉपर्टी, स्टेटस और पैसा, ये चीज़ें मिलती रहें, साथ में जो पुराना रिश्ता है उससे उसकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी होती रहे। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे कारण की, कि तीसरा कारण ऐसा क्या है कि तीसरा कारण क्या है कि जिसके वजह से ये चीज़ें होती हैं। तीसरा कारण है सामाजिक कलंक या फिर समाज में बदनामी का डर। तो भारत में ना क्या होता है कि भारत में आज भी ना सगाई को तोड़ना या शादी के तुरंत बाद अलग हो जाना, कि मतलब शादी से अलग हो जाना या सगाई तोड़ देना, और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना कि सगाई तोड़ दी या शादी से अलग हो गए, मतलब तुरंत बाद ही, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, या इंडियन फैमिलीज़ में तो ये भी माना जाता है 5-6 साल के अंदर भी अगर आपने शादी तोड़ दी है तो इसको एक अच्छा वो नहीं माना जाता है, इसको एक बुरी नज़र से देखा जाता है कि अगर आप शादी के तुरंत बाद अलग हो रहे हैं तो इसको बहुत बड़ा पारिवारिक और सामाजिक मुद्दा माना जाता है, यानी परिवार का और समाज का मुद्दा मान लिया जाता है। और अपराधी को लगता है कि अगर मैं समाज को कहूँगी कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे ये लड़का अच्छा नहीं लगता, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, या फिर ये
ऐसा है, जैसे सिया गोयल ने कहा था कि ये लड़का गंजा है, विग लगाता है और तरह तरह की चीज़ें। तो समाज क्या कहेगा, समाज थू थू करेगा, मेरी बदनामी होगी, मेरे परिवार की बदनामी होगी, उनको ऐसा लगता है। लेकिन अगर लड़के की, ठीक है, उस लड़की को ऐसा लगता है, लेकिन अगर लड़की सोचती है कि लेकिन अगर इस लड़के की दुर्घटना में मौत हो जाएगी तो मुझे सहानुभूति भी मिलेगी, मुझे सिंपैथी भी मिलेगी और मैं आज़ाद भी हो जाऊंगी, और जो लड़के की डेथ का आरोप है वो मुझ पर नहीं आएगा, उससे क्या हो जाएगा, वो टल जाएगा, मतलब हम दिखा देंगे कि एक्सीडेंट है और टल जाएगा। तो ये सोचते हैं। ये चौथा कारण है, ये तीसरा कारण था। अब चौथा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा कारण है कि इरोजन ऑफ मॉरल वैल्यूज़, यानी जो समाज में ना आपकी नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है। समाज में क्या है कि अब नैतिक मूल्य बहुत कम रह गए हैं। तो आधुनिकता और मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में ना पेरेंट्स ने क्या किया है, बच्चों को करियर बनाना सिखा दिया है, पैसे कमाना सिखा दिया है, खुद से प्यार करना भी सिखा दिया है, ठीक है, खुद से प्यार कैसे करना है, तो ये भी सारी चीज़ें सिखा दी गई है। लेकिन एक संतोष, एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट, ये चीज़ें, धैर्य, पेशेंस और रिश्तों के प्रति ईमानदारी, ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें सिखाना भूल गए हैं। तो ये भी इसका कारण है, ठीक है। पांचवा जो कारण है वो है इंटरनेट और क्राइम थ्रिलर्स और वेब सीरीज़ और जो भी आप क्राइम शोज़ देखते हो, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। अपराधियों को ना ये सारी जो सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, आपने सुना होगा कि कई अपराधी ऐसे होते हैं जिन्होंने वेब सीरीज़ देख के प्लान बनाया था, किसी की कोई साजिश रची थी। तो अपराधियों को ये शोज़ और ये वेब सीरीज़ और ये जो नाटक की सारे वेब सीरीज़ आते हैं, जो थ्रिलर्स आते हैं, तो अपराधियों को ना ऐसा लगता है कि अपराधियों को ये एक भ्रम देते हैं। उनको लगता है कि वे ना एक परफेक्ट मर्डर प्लान कर सकते हैं और उनको ना, मतलब वो एक परफेक्ट मर्डर प्लान कर सकते हैं और कानून की नज़रों से वो बच सकते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आजकल डिजिटल और फोरेंसिक के इस दौर में ना चैट को निकालना, कॉल को निकालना और लोकेशन तुरंत ट्रैक करना, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो फुल प्रूफ सॉल्यूशन है, कि इन सभी चीज़ों के क्या फुल प्रूफ सॉल्यूशन है। मैंने भी अभी आपको 5 कारण बताए, अब मैं आपको इनके सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि इनका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के जो फुल प्रूफ सॉल्यूशन, फुल प्रूफ मतलब जो परमानेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, इन अपराधों को ना केवल कड़े कानूनों से नहीं रोका जा सकता, कि आप सोचो कि कड़े कानून हम बना लेंगे और कड़े कानूनों से हम इन चीज़ों को रोक देंगे, तो नहीं रोका जा सकता। क्योंकि अपराध जो है ना, सबसे पहले वो दिमाग में जन्म लेता है। इसके लिए जो सॉल्यूशन हो सकता है ना, वो 3 टियर का सॉल्यूशन हो सकता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 टियर की सॉल्यूशन की आवश्यकता है, ज़रूरत है। जिसमें पहली जो टियर है वो है सोशल मीडिया और फैमिली लेवल, यानी सोशल मीडिया का पॉइंट जो लेवल है और जो फैमिली का लेवल है, उसके ऊपर चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसमें पहला पॉइंट है कि माता पिता को अपने बच्चों को ना, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, उनको ना कहने की आज़ादी देनी चाहिए। अगर वह किसी से सगाई या किसी से शादी नहीं करना चाहते, खुश नहीं है, तो क्या वो ज़िंदगी भर खुश रहेंगे? नहीं रह पाएंगे ना। अगर वो अभी किसी से शादी नहीं करना चाहते हैं, अभी किसी से रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं, जुड़ना नहीं चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते, तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए उनको ना कहने की आज़ादी देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो, उनका जो रिश्ता है ना, वो गलत जगह पे नहीं जुड़ेगा और फिर वो ऐसी साजिश, किसी की डेथ करना, किसी की हत्या करना, वो नहीं रचेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि माता पिता है ना कहने की आज़ादी नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो खुश नहीं रह पाते हैं और जहाँ वो रिश्ता नहीं करना चाहते हैं, जहाँ उनको मना करना है, लेकिन वहीं वो फिर रिश्ता कर लेते हैं। तो और लेकिन पेरेंट्स ये आज़ादी नहीं देते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं समाज क्या कहेगा, अरे इस बच्चे की ज़िंदगी तो हमारे हाथ में, क्योंकि हम इसके माता पिता हैं, क्योंकि हम इसके माता पिता हैं तो हम इसके भगवान हैं। तो ये सारी चीज़ें भारतीय समाज में चलती हैं, ठीक है। तो माता पिता को ना कहने की पूरी आज़ादी देनी पड़ेगी, ताकि उसकी बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। क्योंकि वो जहाँ शादी करना ही नहीं चाहता है या चाहती है, तो आगे जाके वो वहाँ खुश वैसे भी नहीं रह पाएगा या ना ही रह पाएगी, ठीक है। इसी में दूसरा पॉइंट जो आता है इसी में, तो दूसरा पॉइंट है प्री मैरिटल काउंसलिंग, यानी शादी से पहले एक मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग होनी चाहिए, जैसे विदेशों में होता है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे होता है। शादी से पहले कपल्स जो हैं वो काउंसलिंग लेते हैं मनोवैज्ञानिक से, साइकेट्रिस्ट से, ठीक है। तो उनके भारतीय परिवार में भी क्या होना चाहिए कि परिवार वालों को या कपल्स को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग लेनी चाहिए, कंपलसरी करनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू।
इससे क्या होगा कि जो दोनों फैमिली का जो एक कैरेक्टर है, दोनों फैमिली क्या चाहती है, उन वो सारी चीज़ें एक आमने सामने आएंगी एक दूसरे के, कि शादी से पहले कैसे रहना है, शादी के बाद कैसे रहना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस नौकरी करनी है या नहीं करनी है, लड़की को घर में रहना है, क्या लड़की जॉब पर जा सकती है नहीं जा सकती, लड़की को कपड़े कैसे पहनने हैं, लड़के को कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एक काउंसलिंग में एक दूसरे की चीज़ें बता सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, ये नापसंद है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, और इसको गवर्नमेंट को कंपलसरी करना चाहिए, ताकि दोनों के जो विचार हैं, दोनों के परिवारों की और दोनों के कपल्स की जो उम्मीदें हैं, विचार है, जो उनकी मानसिक स्थिति है, वो क्या हो सके, वो साफ़ हो सके और पता चल सके कि दोनों वाकई में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, क्या वाकई में दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन गुजारना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, कहीं उनका कोई पास्ट रिलेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें साफ़ हो सके। और जब ये चीज़ें साफ़ होती हैं तो एक क्लैरिटी आती है कि हाँ, हमें इस इंसान से शादी करनी है या नहीं करनी, इस इंसान के साथ हमें रहना है या नहीं रहना। तो ये चीज़ें जब हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, तो ये चीज़ें क्लियर होती है, और ये हमारी बेटरमेंट के लिए होती है, यानी जो कपल्स होते हैं और जो कपल्स के परिवार वाले होते हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए होती है। ठीक है। इसी में जो अगला पॉइंट है वो है कि रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि किसी का कोई अतीत है, पास्ट है, या वर्तमान में कोई अफेयर चल रहा है, वो किसी के साथ रिलेशन में है, तो उसे शादी से पहले साफ बता देना चाहिए, छुपाने के बजाय बता देना चाहिए कि जो शादी के बाद उसे अगर वो छुपाए रखती है या छुपाए रखता है, तो इससे क्या होता है, किसी की जान को खतरा हो जाए, क्योंकि वो रिलेशन तो अपना छोड़ नहीं पा रहा है, नहीं छोड़ पा रही है, और जब तक वो रिलेशन छोड़ नहीं पा रही है, तो उसे ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, ताकि किसी और की ज़िंदगी इसमें बर्बाद ना हो, ताकि वो खुद भी इन चीज़ों में बर्बाद ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इसमें दूसरा टीयर है, यानी सॉल्यूशन का जो दूसरा टीयर है। मैंने आपको पहला टीयर बताया, पहले टीयर्स के पॉइंट्स बताए, और जो अब दूसरा सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे में क्या है कि दूसरे टीयर में देखो, जो कानूनी और प्रशासनिक स्तर होता है ना, जो लीगल एंड एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, तो ये उस चीज़ का पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनानी चाहिए, जहाँ पे जल्दी जस्टिस मिले, स्पीडी जस्टिस मिल सके, क्योंकि आप देखते हो कि कई सालों तक भारत में, इंडिया में केस चलते रहते हैं। कितने लोग तो मर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके केस चलते रहते हैं, मतलब 60 70 साल तक केस, 50 साल तक, 30 साल तक केस चलते रहते हैं। तो ये इसलिए एक क्या होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। और जब तक ऐसे सेंसिटिव जो मामले होते हैं ना, जो ऐसे भी सेंसिटिव मामले होते हैं, उनमें 6 महीने के अंदर जब तक जेल नहीं होगी, 6 महीने या 3 महीने के अंदर जब तक जेल नहीं होगी, तब तक अपराधी में ना डर की भावना या डर का माहौल पैदा नहीं होगा अपराधी के अंदर, क्योंकि वो सोचेगा यार हर बार छूट जाते हैं, इस बार भी छूट जाएंगे। तो जब तक जेल 6 महीने या 3 महीने के अंदर नहीं होगी ना, तब तक अपराधी में कानून का डर पैदा नहीं होगा, क्योंकि कानून का डर हमेशा सज़ा से ही आता है। जब तक हम सज़ा देते हैं ना, तगड़ी से तगड़ी, आपने कई देशों में देखा होगा, बहुत भयंकर सजाएँ हैं। जैसे आपने कई मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज़ में देखा होगा, बहुत ख़तरनाक तरह के कानून बना रखे हैं उन्होंने। तो इंसान अपराध करने से पहले ना 1000 बार सोचता है, लाखों बार सोचता है कि अरे मैंने अगर ये कर दिया तो मैं तो गया। उसके मन में ये बात चलती है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं तो गया, ख़त्म हो जाऊँगा मैं तो वो ऐसे फिर ऐसी चीज़ों का ना, वो अपराध करने से पहले 1000 बार डरता है, वो करता ही नहीं है। तो ऐसे कानून बनाने होंगे ताकि अपराधी के मन में डर पैदा हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उदाहरण के लिए आप सोनम रघुवंशी का केस देख लो। सोनम रघुवंशी को क्या किया, टेक्निकल आधार पर ज़मानत मिल गई उसको, मतलब समाज को उसको ना ज़मानत दे दी कोर्ट ने टेक्निकल बेस पे। तो इससे समाज में क्या गया, एक गलत समाज के अंदर एक गलत संदेश गया कि सोनम रघुवंशी तो छूट गई। समाज के अंदर गलत संदेश गया कि भाई जो सोनम रघुवंशी है वो निर्दोष है। अब इससे क्या होगा कि अब कोई भी कातिल जो होगा वो अपराध करने से डरेगा नहीं। ठीक है, पुलिस का निष्पक्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में पुलिस का निष्पक्ष होना, किसी भी पक्ष में ना रहना, सिर्फ सबूतों के आधार पर डिसीज़न लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसमें अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं अपराधियों की, उस पर बहुत पैनी नज़र होनी चाहिए पुलिस की और साइबर सेल की। और साइबर सेल को ना तुरंत कॉल डिटेल्स, चैट डिटेल्स, और जो भी इंसान जिसने भी अपराध किया है उसके फ़ोन की सर्च हिस्ट्री, उसके जो भी गैजेट्स हैं,
उनकी सर्च हिस्ट्री को निकलवाना चाहिए, उनकी डिजिटल मैपिंग, डिजिटल स्कैनिंग होनी चाहिए, उन सब की जाँच होनी चाहिए। क्योंकि आधुनिक जो अपराधी है ना, वो कहीं ना कुछ डिजिटल सबूत ज़रूर छोड़ता है। जैसे बैंक में कुछ ना कुछ उसने पैसे निकाले हों, किसी को फ़ोन किया हो, कहीं से कोई बातचीत करी हो, कोई चैट करी हो, तो ये सारे डिजिटल सबूत अपराधी आज के समय में, मॉडर्न समय में कहीं ना कहीं छोड़ ही देता है, कहीं ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। ठीक है, 2 टियर मैंने आपको बता दिए। अब जो इसमें जो तीसरा टियर है, जो इसी चीज़ सॉल्यूशन का तीसरा टियर है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे इंडिविजुअल और मेंटल हेल्थ लेवल कहते हैं, यानी इंडिविजुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, यानी उस हर व्यक्ति को, अपराधी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर व्यक्ति की कॉलेज में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में या वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी वो काम करते हैं, वहाँ पे उनके मेंटल की एक स्क्रीनिंग कंपलसरी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। उनका व्यवहार कैसा है, क्या वो सिर्फ गुस्सा करते रहते हैं, अग्रेसिव तो नहीं है, क्या उनके मेंटलिटी में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो उन चीज़ों की पहचान हो जाती है जब हम काउंसलिंग करते हैं, या जब हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, या फिर सेशंस हम करते हैं। एक मेंटल सेशंस जब होता है स्टूडेंट्स का, या यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर वर्क प्लेस पर, तो उससे क्या होता है कि लोगों की ना एक मेंटलिटी का पता चलता है कि भाई ये इंसान किसी डिप्रेशन में तो नहीं है, किसी परेशानी में तो नहीं है, कि कहीं किन्हीं चीज़ों से परेशान तो नहीं है, जूझ तो नहीं रहा, कहीं इसको कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिल पा रहा चीज़ों से निकलने का। जैसा कि सिया गोयल के केस में है कि उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था केस से निकलने का। वो क्या है, अपने जो उसका परिवार है उसमें भी वो फंसी हुई थी, और जो अपना उसका लवर था उसके बीच में वो फंसी हुई थी, और उसको एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था कि मैं मना करूं या क्या करूं। तो उसको क्या सॉल्यूशन दिख रहा था, सिर्फ उसको एक किसी की साजिश, डेथ की साजिश रचने का उसको सॉल्यूशन मिल रहा था, क्योंकि वो सोच रही थी फैमिली की बदनामी ना हो जाए। दूसरी तरफ उसे शादी करनी भी नहीं थी। तो इस कारण से क्या हो रहा था कि वो, उसको लग रहा था कि नहीं, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब सॉल्यूशन क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है शॉर्टकट तरीका, जिसके बेस पे मैं उसको हटा सकती हूँ अपने रास्ते से। तो उसको यही सॉल्यूशन नज़र आ रहा था। तो इसलिए मेंटल स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है कॉलेज में, स्कूलों में, वर्क प्लेस पे, और जहाँ भी लोग काम करते हैं, जाते हैं, जहाँ भी सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें उनके। तीसरे टियर का जो अगला पॉइंट है वो है नैतिक शिक्षा, यानी मॉरल एजुकेशन का होना। शिक्षा व्यवस्था में केवल किसी की किताबी ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि भावनाओं को नियंत्रित करने का, भावनाओं को कैसे, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे, ठीक है। साथ में विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत सिचुएशंस में, यानी जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस होती है, यानी ऐसी सिचुएशन जो मतलब हमें उत्तेजित कर देती है, ठीक है, उस सिचुएशन में हम खुद को कैसे कंट्रोल करें, खुद को कैसे चीज़ों के साथ बैलेंस रखें, ये सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में हम सही फ़ैसला ले सके, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। रिश्तों को कैसे निभाया जाए, रिश्तों की क्या क्या बुनियाद होती हैं, और रिश्ते किस बुनियाद पर टिके होते हैं, ठीक है। भरोसा क्या होता है, और भरोसा ज़्यादा मैटर करता है या फिर लालच या फिर वासना ज़्यादा मैटर करती है, ये चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। तो जब भरोसा, लालच, वासना और अहंकार, ये चीज़ें जब सिखाई जाती है ना, तो इंसान का मेंटल लेवल अच्छा होता है और वो सही डिसीज़न ले पाता है। इसलिए इन सब की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इससे क्या होता है, रिश्तों की बुनियाद जो होती है ना, वो मजबूत होती है, टिकी रहती है। और जो हमारा ईगो है ना, वो हमारा ईगो किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को मारने की साजिश नहीं रचता, किसी को ऐसे परेशान करने की साजिश नहीं रचता है। तो ये जो सारी चीज़ें, जैसा कि आपने देखा कि केतन का केस हो गया, केतन अग्रवाल का केस हो गया, राजा का केस हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर आसान हो जाती, मतलब उसकी डेथ नहीं होती, अगर ये सारी चीज़ें लड़की को सिखाई गई होती या लड़की को पता होता। तो अब आप देख रहे हो कि जो केतन का केस है, या राजा रघुवंशी का केस है, या सौरभ जैसे बेकसूर जो लड़के हैं उनका जो भी केस है, तो इन्होंने अपनी जान जो ये गवा बैठे हैं ना, ये सिर्फ किसी लड़की की कमी की वजह से नहीं है, समाज की, और समाज में जो पेरेंट्स हैं उनकी कमी की वजह से भी है। और अगर आगे समाज को सुधारना है तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को गाइडेंस देनी होगी, काउंसलिंग करनी होगी, साथ में खुद को भी सुधारना होगा, समाज को खुद को भी सुधारना होगा। और इसका जो सॉल्यूशन हो, मैंने आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं। और
अब खाली सॉल्यूशन करना ही कि अपराधी को सज़ा दे दी जाए, अपराधियों को कोसा जाए, तो खाली उनसे सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, बल्कि अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को सीखने की ज़रूरत है कि कोई भी रिश्ता, जैसे आज सिया गोयल है तो उसको सीखने की ज़रूरत है कि जो कोई भी रिश्ता होता है ना, वो इंसानियत से बड़ा नहीं होता है कि आपने किसी रिश्ते के लिए किसी की हत्या कर दी। तो इसलिए इंसानियत हमेशा बड़ी होती है। इंसानियत से बड़ा ना रिश्ता हो सकता है, ना ही इंसान बड़ा हो सकता है। तो अगर आपको कोई रिश्ता नहीं मंजूर है, अगर आपको किसी रिश्ते में नहीं जाना है, अगर आपको कोई रिश्ता नहीं निभाना है, तो किसी की साजिश रचने से पहले, किसी की हत्या करने से पहले ना आप 50 बार ज़रूर सोचें, 100 बार ज़रूर सोचें, और ये सोचें कि इंसानियत बड़ी है, ना कि कोई रिश्ता बड़ा है। क्योंकि जो ये केस है, इस केस में जो हुआ, जो केतन के साथ हुआ, वो किसी दूसरे रिश्ते की वजह से हुआ, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ। यानी उस लड़की को कोई थर्ड पर्सन चाहिए था, उस लड़की को कोई थर्ड व्यक्ति से प्यार था, या जो भी था, वासना थी, तो उस वजह से ये हुआ, उस वजह से ये किया गया। तो इसलिए इंसान को समझना चाहिए कि रिश्ता बड़ा नहीं होता, इंसानियत बड़ी होती है। क्योंकि रिश्ता के बेस पे अगर तुम कुछ भी कर जाओगे तो तुम्हें सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है तुरंत ना पता चले, लेकिन बाद में तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, इसलिए रिश्ता निभाने से, एक गलत रिश्ता निभाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंसानियत को निभाओ और इंसानियत पर चलो, ताकि किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी खतरे में ना आए, किसी भी व्यक्ति को चोट ना पहुँचे, कोई भी व्यक्ति अपनी जो उसे जीवन मिला है, जो उसे लाइफ मिली है, उसको ना खो दे वो। ठीक है, और इस केस में जैसा कि आपने देखा कि केतन अग्रवाल ने जो ज़िंदगी खोई है, जो अपनी लाइफ को खोया है, वो इस लड़की की वजह से खो दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी मैंने सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं, सारे सॉल्यूशंस बताए हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक एक पॉइंट पे मैंने आपसे डिटेल में आपको बताया है, एनालिसिस किया है, सारा चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आशा करता हूँ आप सारी चीज़ें समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपने इसे देखा। थैंक यू सो मच।